arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। 6.3 फ्रांस की क्रांति 1789। प्रस्तावना के अंतर्गत फ्रांस में हेनरी चतुर्थ ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की थी जिसे बूर्बा वंश कहा जाता है। इस वंश के राजाओं ने फ्रांस में 2 शताब्दियों तक शासन किया। हेनरी के पश्चात उसका पुत्र लुई 13वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। इस शासक ने संपूर्ण शासन संबंधी अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया तथा निरंकुशता पूर्वक शासन किया। लुई 13वें का उत्तराधिकारी लुई 14वां था। यह एक शक्तिशाली शासक था और यह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। इसने राजा के दैवीय अधिकारों को ज्यादा महत्व प्रदान किया। लुई 14वें के बाद उसका पुत्र लुई 15वां शासक बना। लुई 15वां का शासन बहुत लंबा था, किंतु दुर्भाग्य से लुई 15वां अयोग्य तथा विलासी शासक था। इसके समय में फ्रांस की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। इसी के शासनकाल ने ही वास्तविक अर्थों में फ्रांस में क्रांति के बीज बो दिए थे, जो कुछ वर्षों बाद 1789 ईस्वी में अंकुरित हुए। लुई 15वें के पश्चात उसका अधिकारी लुई 16वां शासक बना और लुई 16वें के समय ही 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। बूर्बा वंश के शासक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी हो गए थे। फ्रांस का समाज विशेषाधिकार युक्त वर्ग एवं विशेषाधिकार विहीन वर्ग में बटा हुआ था। पादरी, सामंतों एवं धर्माधिकारियों तथा कुलीनों को कर से मुक्त रखा गया था। आर्थिक करों का बोझ मजदूरों, किसानों एवं सर्वसाधारण जनता के सिर पर था। साधारण जनता की स्थिति बड़ी कष्टप्रद थी। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता ने लोगों को क्रांति के लिए विवश किया। अमेरिकी क्रांति की प्रेरणा एवं प्रभाव तथा फ्रांस में मध्यम वर्ग एवं दार्शनिकों की प्रेरणा के फलस्वरूप ही 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक नीति एवं फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस के समाज की संरचना। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज में बड़ी असमानता व्याप्त थी। समाज मुख्यतः 2 विभागों में विभाजित था। पहला विशेषाधिकार युक्त वर्ग, दूसरा विशेषाधिकार विहीन वर्ग। विशेषाधिकार युक्त वर्ग में सामंत और पादरी आते थे और विशेषाधिकार विहीन वर्ग में किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, निम्न वर्ग के कर्मचारी, मध्यम वर्ग और शिल्पी वर्ग आते थे। विशेषाधिकार युक्त वर्ग तथा विशेषाधिकार विहीन वर्ग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में घोर असमानता थी। इसलिए मैडलिन नामक विद्वान ने कहा था, 1789 ईस्वी की क्रांति निरंकुशता की अपेक्षा असमानता के विरुद्ध विद्रोह थी। और अब अगला शीर्षक, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग या एस्टेट। विशेषाधिकार प्राप्त 2 वर्ग थे। पहला पादरी तथा दूसरा कुलीन या अभिजात वर्ग। इनको क्रम से पहला और दूसरा वर्ग कहा जाता था। पहले वर्ग में लगभग 1,30,000 पादरी थे। दूसरे वर्ग में लगभग 4 लाख व्यक्ति थे। इन दोनों वर्गों के व्यक्ति प्रायः सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। सेना के उच्च पदों पर तथा प्रशासकीय पदों पर अधिकतर इन्हीं वर्ग के लोगों की नियुक्ति होती थी। फ्रांस की जनसंख्या उस समय 2,50,00,000 थी, परंतु फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग इन्हीं 2 वर्गों के व्यक्तियों के पास था। पहला, चर्च तथा पादरी वर्ग एवं उनका प्रभाव। फ्रांसीसी समाज में पादरियों का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण था। यह फ्रांस का प्रथम वर्ग या प्रथम एस्टेट था। चर्च फ्रांस की बड़ी महत्वपूर्ण संस्था थी। राजा के बाद समाज में इन्हीं का स्थान आता था। चर्च को किसानों से उनकी उपज का 1/10 भाग लगभग टाइथ कर के रूप में मिलता था। चर्च की आय 30 करोड़ रुपए वार्षिक थी। फ्रांस की समस्त भूमि का 5वां भाग इनके पास था।
इसके अतिरिक्त चर्च को अनुदान, भेंट, जन्म, मृत्यु, विवाद आदि धार्मिक औपचारिकताओं से भी बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता था। परंतु इसके बाद भी फ्रांस के चर्च पादरियों तथा उनकी संपत्ति पर किसी प्रकार का कर नहीं लगता था। चर्च के पादरी दो भागों में विभक्त थे, पहला बड़े पादरी तथा दूसरा छोटे पादरी। पहला बड़े पादरियों में आर्क बिशप, बिशप, एबर, कार्डिनल आदि आते थे। चर्च के सभी बड़े पद इन्हीं पादरियों के हाथ में थे। दूसरा, छोटे पादरियों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। समाज में इन पादरियों की बड़ी प्रतिष्ठा थी, परंतु इनकी आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय थी। बड़े पादरियों के साथ इनके संबंध मधुर नहीं थे। बड़े पादरी इन्हें हीन भावना से देखते थे। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो छोटे पादरी जनसाधारण के साथ मिल गए। दूसरा, सामंत या कुलीन वर्ग। यह फ्रांस का द्वितीय वर्ग या द्वितीय एस्टेट था। राज्य में सेना एवं प्रशासन के उच्च पदों पर इन्हीं का अधिकार था। फ्रांस की कुल भूमि में 1/4 भाग पर सामंतों का अधिकार था। इन्हें अपने क्षेत्र के किसानों की आय का 5वां भाग कर के रूप में प्राप्त होता था। ये किसानों से बेगार लेते थे। सामंतों ने अपनी जागीरों में शराब की भट्टियां, आटे की चक्कियां तथा तंदूर स्थापित कर रखे थे। किसानों को यहीं से शराब लेनी पड़ती थी, गेहूं पिसवाना पड़ता था तथा तंदूरों पर रोटियां पकवानी पड़ती थी। इसका पारिश्रमिक किसानों को चुकाना पड़ता था। सामंतों के इस अधिकार को बेनालिटिस कहा जाता है। सामंतों को कबूतर पालने तथा शिकार खेलने का अधिकार था। इसे डोइट्स डी कोलंबियर एट द चेस कहा जाता था। सामंतों द्वारा शिकार खेलते समय किसानों की खेतों को नुकसान पहुंचता था, परंतु किसान सामंत के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे। सामंत के क्षेत्र में आने वाले सड़क, नाव, पुल का उपयोग करने पर किसानों को कर देना पड़ता था। इस कर को पीजेज कहा जाता था। इस तरह सामंतों को व्यापक अधिकार प्राप्त था और सामंत किसानों का शोषण करते थे। सामंत 2 प्रकार के थे। पहला, दरबारी सामंत। ये सामंत कम संख्या में थे तथा वर्साय में राजा की कृपा पर आश्रित थे। इन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त थी। राज्य में इनकी स्थिति बड़ी उच्च थी। जनता से इनका कोई संपर्क नहीं था। दरबारी सामंत भी 2 प्रकार के थे। पहला सैनिक सामंत और दूसरा न्यायिक सामंत अथवा चोंगे वाले सामंत। न्यायिक सामंत की पदों की बिक्री होती थी। और सामंतों का अब दूसरा प्रकार प्रांतीय सामंत। प्रांतीय सामंतों की संख्या अधिक थी, परंतु इनकी आय कम थी। दरबारी सामंतों की तरह इन्हें विलासितापूर्ण जीवन का सुख प्राप्त नहीं था। और अब अगला शीर्षक, विशेषाधिकार विहीन वर्ग यानी तृतीय वर्ग, उनकी स्थिति। पहला, किसान। तीसरे वर्ग में सबसे अधिक संख्या किसानों की थी। फ्रांस की कुल जनसंख्या में लगभग 80% किसान थे। इतने बड़े वर्ग का जीवन बड़ा कष्टप्रद और निम्न स्तर का था। फ्रांस की कुल भूमि का 1/3 भाग किसानों के पास था, किंतु वे बड़ी कठिनाई से अपने जीवन निर्वाह हेतु धन कमा पाते थे। किसानों को भूमि पर टैली, चर्च को धर्म कर टाइथ तथा सामंतों को भी अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। इन करों के अतिरिक्त इन्हें नमक कर, गाबेल भी देना पड़ता था। यह कर अधिक निकृष्ट था। किसानों को नमक वास्तविक मूल्य से 10 गुना अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता था। इसके अतिरिक्त किसानों को आयकर भी देना पड़ता था। प्राकृतिक प्रकोपों जैसे अकाल एवं बाढ़ के समय किसानों के कर माफ नहीं किए जाते थे। फ्रांस के लगभग 10 लाख किसान अर्धदासता के बंधन में बंधे थे। किसानों को सप्ताह में 3 दिन सामंतों के खेतों में बेगार करनी पड़ती थी। फसल कटाई के समय यह बेगार सप्ताह में 5 दिन हो जाता था। सामंतों के कुटुंब में विवाह, मृत्यु आदि अवसरों में भी उन्हें भेंट देनी पड़ती थी। गांव की सड़कों का मरम्मत भी किसानों का ही कर्तव्य था। किसानों को गेहूं पिसवाने, रोटी पकाने तथा शराब हेतु सामंतों के यहाँ जाना पड़ता था। सामंत शिकार करते समय किसानों की खेती को नुकसान पहुंचाते थे। इन्हीं कारणों से किसानों में सामंतों के विरुद्ध कड़ा आक्रोश था और यही आक्रोश सन 1789 ईस्वी में क्रांति का कारण बना। दूसरा, मध्यम वर्ग का उदय। तीसरे वर्ग के सभी व्यक्ति भूमि पर काम नहीं करते थे।
इसी वर्ग में कस्बों और शहरों में रहने वाले शिल्पी, मजदूर और निर्धन व्यक्ति भी शामिल थे। मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग में अध्यापक, वकील, लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षित वर्ग तथा व्यापारी एवं कारखानों के धनी व्यक्ति आते थे। आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों का महत्व बहुत अधिक था, किंतु समाज में इनका कोई महत्वपूर्ण स्थान न था। इस वर्ग के लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। पादरियों एवं सामंतों का व्यवहार भी इनके प्रति अच्छा नहीं था। इसी वर्ग के अंतर्गत दार्शनिक भी आते थे। राज्य में उच्च पद इन्हें प्राप्त नहीं होते थे। यह वर्ग धार्मिक असहिष्णुता, राज्य, चर्च तथा सामंतों से असंतुष्ट था। सामाजिक असमानता का मध्यम वर्ग ने तीव्र विरोध किया। जब क्रांति प्रारंभ हुई तब मध्यम वर्ग ने ही कृषकों तथा श्रमिकों को नेतृत्व प्रदान किया। तीसरा, दस्तकार तथा शहरों के मजदूर। क्रांति के समय फ्रांस के शहरों के निर्धन वर्ग की दशा बहुत खराब थी। इस वर्ग में मजदूर व दस्तकार शामिल थे। इनके पास कोई अधिकार नहीं था। बिना मालिक की इच्छा से और उससे अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र लिए बिना कोई मजदूर अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी नहीं कर सकता था। उन्हें सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करना पड़ता था और बहुत से कर देने पड़ते थे। अतः मजदूरों में भी तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध घोर असंतोष था। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों या प्रबुद्धवादियों का योगदान। फ्रांस क्रांति के अत्यंत प्रसिद्ध इतिहासकार लुई मादले ने दार्शनिकों या बुद्धिजीवियों के संबंध में लिखा है कि क्रांति वास्तविक बुराइयों का ही परिणाम थी, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बौद्धिक जागृति के बगैर इसका उदय संभवतः न हुआ होता। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।